देखो भाई, तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। की गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो बजट बनाते टाइम उनके मन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि भाई हमें क्या क्या करना है, कि हमें किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बजट बनाने के पीछे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो, हमारे इंडिया की एक खासियत है, और इंडिया ही नहीं, दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये परेशानी है। और ये परेशानी क्या है भाई? कि हमारे यहाँ पे गरीब और अमीर है उसके बीच की खाई बहुत बड़ी है। कैसे? कि भाई हमारे यहाँ पे जो गरीब है वो तो और गरीब होता जाता है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। ये एक परेशानी की बात है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज को करेक्ट करने का मौका किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है। कब मिलता है? बजट के टाइम पे मिलता है। कैसे मिलता है? देखो जरा ध्यान से, बहुत सीधा फंडा है इसका, हम पढ़ेंगे तो यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो पॉइंट पॉइंट समझा रहा हूं वैसे। देखो, ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर यहां है जिसको हम बोलते हैं रिच, और यहां है इसको बोलते हैं पुअर। मेरे को एक बात बता दो भाई, रिच और पुअर को हमें मिटाना है, हमें दोनों को इक्वल लेके आना है। तो मुझे बताओ, इस इक्वल पे लाने के लिए क्या करूं? रिच को नीचे कर दूं? यस और नो? यस यस सर। 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 यस यस सर। सर। लेकिन क्या रिच को नीचे करते करते आप बिल्कुल पुअर के बराबर ले आओगे क्या रिच को? क्या ये भी सही है क्या? नो नो। सर। नो सर। नो नो सर। जैसे आप रिच को सर। नीचे कर रहे हो, वैसे आप पुअर को भी ऊपर करो। ऊपर उठा दो इनको। रिच को नीचे करो, पुअर को ऊपर उठा दो, और इनको एक लेवल पे ले आओ। अब रिच लोगों को नीचे कैसे करें? रिच लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा दो भाई, हैवी टैक्सेशन कर दो इनके ऊपर। जब ज्यादा टैक्स लगा दोगे रिच लोगों पे, तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएंगे। और पुअर जो है उनको स्पेशल ध्यान दो। आप इनसे ज्यादा खर्चा करवा रहे हो रिच से, और इनका पैसा बचवाना स्टार्ट कर दो। जो पुअर लोग हैं उनको कंसेशंस दो, उनको सब्सिडीज दो, उनको फ्री एलपीजी सिलेंडर, फ्री अनाज, सब कुछ फ्री दो, कंसेशनल रेट्स पे दो। तो ये अपने आप जब पैसा बचने लगेगा तो ऊपर आ जाएंगे, और जब इनका ज्यादा खर्च होने लगा तो ये नीचे आ जाएंगे। तो एक टाइम आएगा जब ये बराबर हो जाएंगे, तो ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ये दूर हो जाएगी। हमारी कोशिश तो यही होती है हर बार, है ना? होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े दिमागदार लोग हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ बैंक बना सकता है पैसे से पैसा? हमारे यहाँ इंडिया में लोग भी बना सकते हैं पैसे से पैसा, है ना? बहुत दिमागदार लोग हैं। तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बरकरार रहती है हमारे इंडिया में, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हमें क्या करना है? इनकम और वेल्थ। अच्छा देखना, दो वर्ड है बेटा ये। देखो, सिर्फ इनकम में इनइक्वालिटी नहीं है, ओनली इनकम में नहीं है, इनइक्वालिटी हमारे यहाँ वेल्थ में भी है। वेल्थ का मतलब होता है एसेट्स, प्रॉपर्टीज। क्या पुअर लोगों के पास प्रॉपर्टीज कम होती है? डेफिनेटली। और जो रिच लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। तो प्रॉपर्टीज और एसेट्स में भी तो क्या है? इनइक्वालिटी। और इनकम में तो है ही सही, ये तो हम जानते ही जानते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस स्ट्रक्चर को सही करना है। इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब हमें दोनों को एक लेवल पे लेके आना है, अमीर और गरीब की खाई को मिटाना है। और ये काम कैसे हो सकता है? अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीब लोगों को सब्सिडी दो। बहुत सीधा फंडा है। अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीब लोगों को सब्सिडी दो, कंसेशनल रेट्स पे चीजें दो, है ना? सर उससे वो ऊपर आपका उठ जाएंगे। क्या मतलब, बोलो सर बोलो आपका बोलो। क्या मतलब था, पैसे पैसे बैंक ही नहीं बनाता तो? अरे लोग भी तो पैसे से पैसा बनाते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई अच्छा। एलन वाले को देख लो तुम, 4 बच्चे पढ़ाते थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए अभी, है ना? उस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ लोग भी जानते हैं कि भाई अमीर कैसे हुआ जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो मजदूर वगैरह होते हैं, वो अपने ही उस चीज में उलझ के रह जाते हैं, उनकी सिचुएशन होती है, वो गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन जो उठने वाले होते हैं वो उठ जाते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ये खाई हमारे यहाँ बरकरार रहती है ना? चलो, ये पहला पॉइंट था, इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। दूसरा, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज है उनका भी री एलोकेशन होना चाहिए, है ना? इसको ही पढ़ेंगे, देखेंगे अभी क्या है इसके अंदर, दो चीजें होती है, पढ़ेंगे उसको। तीसरा और चौथा, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अभी अभी समझाया था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो, आप स्टेबल रहो। इकोनॉमी अच्छी वो मानी जाती है,
और बाकी देश आपके यहाँ पे पैसा कब लगाते हैं, बाकी देश आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, आपके यहाँ पे लोग खुश कब रहते हैं, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो बिल्कुल ही राजा बन गए, दूसरे साल आप रंक बन गए, इकोनॉमी एक साल तो भयंकर ऊपर चली गई और एक साल इकोनॉमी बिल्कुल धड़ाम नीचे गिर गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को डाउट है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या होता है सर, ये चिंता मत करो, यूनिट नंबर 3 जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में आएगा। लेकिन जनरली इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ताई, और दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती इकोनॉमी के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ मैंने तुम्हें बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ जहां भी वर्ड आएगा याद रखना, ये दोनों वर्ड तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां भी बहुत देखने को मिलेंगे ये। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जहां जहां वर्ड आता है इसका मतलब समझ जाओ कि जीडीपी को बढ़ाने की बात हो रही है और नेशनल इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है अल्टीमेटली। ठीक है, और जीडीपी भी बढ़ रहा है तो कौन सा वाला, ये हमारे मन में सवाल उठना चाहिए हमेशा कि सर आप जीडीपी की बात करते हो, कौन से जीडीपी की बात करते हो, आप नॉमिनल जीडीपी की बात करते हो या रियल जीडीपी की बात करते हो। और मैंने तुम्हें बताया था एक जीडीपी वो है, आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो 10 रुपीज पे, ठीक है, आपका जीडीपी कितना हो गया 10,000। लेकिन अगले साल, ये पहले साल की बात है, दूसरे साल आपकी यूनिट्स तो 1000 ही रही, लेकिन आपके प्राइस बढ़ के 12 हो गया और ये हो गया 12,000। बच्चों ये जीडीपी जो बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से या प्राइस की वजह से, सरप्राइज। प्राइस की वजह से। और मैंने तुम्हें बताया था सबको, क्या ये अच्छी बात होती है प्राइस की वजह से बढ़ना, नो सर, नहीं। नो सर। कौन सा जीडीपी बढ़ना अच्छी बात होती है, ये प्रोडक्शन। रियल प्राइस भले Real आपका GDP। वही रहे, प्राइस भले आप 10 ही रखो, लेकिन आपका क्या बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, 1000 से 2000 हो गया ना, तो देखो कितना हो गया अभी, ये इंटू 10 कर दो, ये आपका डायरेक्ट हो गया 20,000। ठीक है, तो याद रखो कि रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और बेटा रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब आप अच्छी स्कीम्स दोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, है ना, आप इंकरेज करोगे इंडस्ट्रीज को कि आप प्रोडक्शन करो, है ना। अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, पांचवा होता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। यहां भी वर्ड आ रहा है ग्रोथ, तो बच्चों ये भी अल्टीमेटली ग्रोथ की ही बात है, प्रोडक्शन की ही बात है, तरक्की की बात है, लेकिन किसकी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बेटा तुमने देखा होगा इंडिया हमारा पूरा एक है, लेकिन एक तरफ बिहार है एक तरफ केरला है। अगर तुम बिहार की बात करते हो तो वहां पे लिटरेसी बहुत 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 ही कम है, लेकिन केरला की बात करते हो तो वहां पे 98% के लगभग लिटरेसी है। मेरे को बता दो इतना फर्क क्यों है, ये रीजनल बैलेंस है क्या, नहीं, आप चाहते हो रीजनल बैलेंस, कि भाई रीजन्स जो हैं आपकी कंट्री के एरिया वाइज वो भी इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं एक स्टेट बहुत आगे जा रहा है और एक स्टेट तो पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा राज्य बोलते हैं जिसको, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमें दूर करना है। तो बजट में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उन बैकवर्ड एरियाज को भी प्रॉपर हम ऊपर उठाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हम सब जानते हैं, इसका मतलब है रोजगार मिलना। हम सबकी इच्छा है जॉब मिले, लोगों को जॉब मिले, लेकिन जॉब मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि काम करने वाले तो बहुत ज्यादा है लेकिन काम कम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ पे। लेकिन बजट ही एकमात्र ऐसा चांस है जहाँ पे गवर्नमेंट के पास इस चीज को सही करने का मौका होता है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती भी है। कौन सी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी बेटा कि एम्प्लॉयमेंट 100% हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो नहीं पाता। और लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज का पूरा टॉपिक आएगा जब तुम पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस वो होते हैं जैसे रेलवे हो गया, जैसे आपका वाटर सप्लाई कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सब वो हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते। ये ये सारी वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो हमेशा लगभग लॉस में रहता है, ये घाटे में रहते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ जल बोर्ड होता है, हमेशा वाटर बोर्ड जो होता है वो हमेशा लॉस में होता है। क्यों, क्योंकि वो आपको पानी दे रहा है लेकिन वो खुद नुकसान में रहता है हमेशा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है उनकी। तो इनको भी हमें मैनेज करना है, क्योंकि बेटा इनको तो बंद नहीं कर सकते, बंद करोगे तो जीवन कैसे चलेगा हमारा, है ना। ये वो एसेंशियल चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर चला नहीं सकता, पब्लिक सेक्टर ही चला सकता है। और पब्लिक सेक्टर जब इसको चलाता है तो पब्लिक सेक्टर लॉस में रहता है। तो गवर्नमेंट को इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें कैसे भी करके
इस चीज को भी कंसिडर करना है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को कैसे मैनेज करें ताकि वो चलते रहें, ऐसा नहीं कि बंद ही हो जाए घटा खा के, है ना। तो बेटा ये 7 पॉइंट है जिनका मैंने ओवरव्यू दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, और पॉइंट नंबर 1 क्या है भाई? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जरा ध्यान से देखना। धनेश कह रहा है प्लीज रिपीट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। बेटा अभी मैं करने वाला हूं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है उसको आपको मिटाना है ना। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपके यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कौन सी इनइक्वालिटीज? इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, जो लोग ज्यादा अमीर हैं या ज्यादा गरीब हैं, उनके बीच का डिफरेंस कैसे मिटाया जाए, इनकम और वेल्थ को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। जरा सभी लोग ध्यान से देखना जो मैंने लिखा है। इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। यह तो भाई हमारी विरासत है। हर बच्चा पैदा होता है तो वो इकोनॉमी में यही देखता है कि भाई हमारे यहाँ इकोनॉमी 2 सेक्शन में बटी हुई है, गरीब लोग और अमीर लोग, है ना। ये होता है ऐसा, तो ये हमारी विरासत है। इनइक्वालिटीज ऑफ इन इनकम एंड वेल्थ तो होता है, हर इकोनॉमी में होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास सुधारने का मौका भी होता है। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज है, फिस्कल पॉलिसी जो हमारी है, जिसके थ्रू हम इस चीज को सही कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे अभी। द गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों गवर्नमेंट अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? टैक्सेशन और सब्सिडी। मैंने बोला ना, टैक्स और सब्सिडी ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जिनको गवर्नमेंट यूज करती है विद अ व्यू टू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। अब ये काम कैसे होता है, इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं भाई? टैक्सेशन एक बंदूक है, और वो बंदूक आपको चलानी किस पे है? गरीब लोगों पे या अमीर लोगों पे? फटाफट बोल दो, किस पे चलाए? 2 लोग खड़े हैं सामने। अमीर 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 लोगों पे चला दो, अमीर रिच लोगों पे अमीर। चला दो बंदूक को, ताकि वो क्या हो जाए, थोड़े से कम हो जाए, है ना। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। ये काम 2 तरीके से अचीव हो सकता है। कैसे? पहला, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीब लोगों को सब्सिडीज दो। याद रखना, अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीब लोगों को सब्सिडीज दो। ठीक है। एक हाथ में आपके बंदूक है, एक हाथ में जादू की छड़ी है। वो बंदूक है टैक्सेशन और जादू की छड़ी क्या है? सब्सिडीज। बंदूक चला दो अमीर लोगों पे और जादू छड़ी घुमा दो गरीब लोगों पे, तो एक तो आ जाएगा नीचे और एक उड़ जाएगा ऊपर। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप क्या कर दोगे, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर दोगे। और सेकेंड, ये भी पुअर लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही है बेटा, है ना। ये मान के चलो कि ये जो है ना, ये इसी का एक पार्ट है। चाहो तो इसी पॉइंट को नीचे भी लिख सकते हो तुम चाहो तो। पहला पॉइंट सिर्फ ये रहने देना, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच पीपल, ये पहला पॉइंट रहने दो। और दूसरे में लिख देना गिविंग सब्सिडीज टू पुअर एंड सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट अ लो प्राइस। बेटा देखो, बहुत जरूरी है गरीब लोगों को अमीर बनाने के लिए कि उनका पैसा बचे, उनकी सेविंग हो। और गरीब लोग सेविंग कब करेंगे? गरीब लोग सेविंग तब करेंगे जब उनका पैसा वाकई में बचेगा, उनके खर्चे कम हो। और उनका खर्चा बेचारों का खाने में निकल जाता है कितना, है ना। तो देखो आप क्या करो कि जो फूड ग्रेन्स, सबसे बड़ा खर्चा उनका फूड ग्रेन्स का होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको आप सस्ता कर दो। आप बहुत लो प्राइसेस पे उनको बीपीएल लोगों को दो। अब ये बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बेटा ये भी हम पढ़ेंगे जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वहां पे चैप्टर आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है पॉवर्टी। तो वहां पॉवर्टी में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। नाम सुन के तुम्हें लगता होगा हाय राम ये कैसे बोरिंग चैप्टर रहेंगे। बेटा चिंता मत करो, बोरिंग रहेंगे, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल भी दिया है, देखो नीचे मैंने इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्री एलपीजी अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जैसे कि अभी होता है। जैसे देखो, अब घर घर हमने गैस कनेक्शन तो पहुंचा दिए, लेकिन सिलेंडर को कैसे दिया जाए? तो सिलेंडर जो है आप कम प्राइस पे देते हो और गैस कनेक्शन भी कम प्राइस पे देते हो, सब्सिडाइज प्राइस पे देते हो, है ना। और कई जगह तो फ्री में भी दिया जाता है। तो फ्री जो दिया जा रहा है, तुम सोचो कि एक सिलेंडर कितने का आता है? 800 रुपए करीब का। तो 800 रुपए आपके सीधे सीधे बच रहे 1-1.5 महीने के, तो कितनी बड़ी सेविंग हो जाती है सोचो, है ना। तो अगर गरीब लोगों का पैसा बचाया जाए तो बेटा ये काम 2 तरीके से हो सकता है, याद रखो। अमीर लोगों पे टैक्स लगा के
और गरीब लोगों को सब्सिडी देके, ताकि पता है क्या होगा, इधर का पैसा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इनसे टैक्स लो और उस टैक्स को यूज करो इनकी भलाई करने में, है ना, लोग उठ जाएंगे। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर बट इन दोनों के बीच में भी एक चीज, तो जो कैटेगरीज है रिचेस एंड पुअर्स, इनके बीच में भी एक चीज है सर, मिडिल क्लास, जो कि जो रिचेस पे जो बंदूक चली है वो उससे बच जाते हैं, और जो छड़ी पुअर्स के लिए वो उसको भी ले बिल्कुल है। लेते हैं सर। वो दोनों बिल्कुल तरफ है। से फायदे उठाते हैं सर। बेटा फायदा भी है नुकसान भी है, मिडिल क्लास वालों का हमेशा फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा जो बड़ी नजर होती है ना किसी की बजट पे, तो वो मिडिल क्लास वालों की होती है। वो मिडिल क्लास वालों की होती है, क्यों? क्योंकि वो दोनों तरह की पॉलिसीज से अफेक्ट होते हैं। वो ऐसे हैं जो टैक्स भी देते हैं और वो साथ में चाहते हैं कि उन्हें सब्सिडीज भी मिले। ये वो दोनों लोग होते हैं, है ना। लेकिन उनको दोनों चीज करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास में आते हैं। खैर वैसे ओनली मिडिल क्लास नहीं होता है, अपर मिडिल, अपर लोअर, ये सब होता है। जो पॉवर्टी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे, बहुत सारी क्लासेस होती है ना। ठीक है, तो याद रखें, बजट सभी को अफेक्ट करता है, लेकिन हमारा पूरा फोकस यहाँ पे मिडिल क्लास में नहीं, रिच और पुअर पे है। हमें रिच से पैसा खींच के किसको ट्रांसफर करना है? पुअर को, ताकि वो लोग थोड़े ऊपर उठ जाए। जो बीपीएल लोग होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं उनको हम पुअर कहते हैं, है ना। तो वो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भलाई हमें करनी है। बेटा ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट बोलो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अब आते हैं भाई रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, देखो रिसोर्सेस का रीएलोकेशन का मतलब क्या है? देखो बहुत सीधा सा फंडा है इसका, मैं पहले पूरा मैटर ले आता हूं। देखो बहुत सीधा सा इसका फंडा है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या नहीं होते? पहले तो इस बात का मेरे को जवाब दो, कैसे होते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। 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 यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है सोर्सेज ऑफ इनकम। तो बच्चों सोर्सेज ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की, वो तो लिमिटेड है। और बेचारी गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि गवर्नमेंट तो बहुत भ्रष्टाचार करती है, करप्शन करती है, हाँ करती है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बेचारी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंसी है कि उन्हें दो ऑब्जेक्टिव्स के बीच का रास्ता निकालना है, वो फंसे हुए हैं। उन्हें सरप्लस भी बचाना है, मतलब प्रॉफिट भी करना है, और साथ ही साथ लोगों का भला भी करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है। तो उन्हें एक बीच का रास्ता चाहिए, एक बैलेंस रास्ता चाहिए दोनों का, जिसमें उनको प्रॉफिट भी हो जाए और साथ में सोसाइटी का भला भी हो जाए। और ये रास्ता कैसे चुने भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। इनकम जो आती है गवर्नमेंट को वो लिमिटेड एरिया से आती है, और सबसे बड़ी इनकम बेटा मैं अगर बोलूं तो वो टैक्सेस की ही होती है। तो ये वाला काम कैसे मैनेज करें, इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हें देता हूं, और वही मैंने आगे लिख के भी दिया है कि जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, पहली बात तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए तुम्हें, पॉइंट किस बारे में, कि जो गवर्नमेंट की इनकम है उसी को रिसोर्स बोला है यहाँ पे, इजी लैंग्वेज में, है ना। जो गवर्नमेंट की इनकम है वो इनकम लिमिटेड है, तो उसको कैसे एलोकेशन किया जाए, है ना, कितनी इनकम कहां से हमें जनरेट करनी है ये डिसाइड कैसे किया जाए। अब जैसे टैक्स की बात मैं करता हूं, एक आइटम में लेता हूं लिकर और एक लेता हूं बेटा खादी। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखो, क्या लिकर सोसाइटी के लिए अच्छी है? मुझे बताओ, शराब सोसाइटी के लिए अच्छी है क्या? नो सर। नो सर। तो हमारे यहाँ पे क्या किया गया कि गवर्नमेंट बोलती है जो चीज अच्छी नहीं है ना उस पे लगा दो भाई ज्यादा टैक्स, भयंकर वाला टैक्स लगा दो उस पे, और खूब टैक्स लगा दो। तो लिकर पे लगा दिया इन्होंने बहुत सारा टैक्स। इनकम कहां से ले ली अच्छे से इन्होंने? लिकर से। लेकिन अब जैसे खादी का आइटम है, ये स्वदेशी को बढ़ावा देता है, तो इस पे इन्होंने टैक्स की रेट रख दी बहुत कम। बात समझ में आ गई? एक जगह से इनकम इनको कम हुई, दूसरी जगह ज्यादा कर दी। इसको कहते हैं रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो इनकम हो रही है वो कहां से कितनी ली जाए ये डिसाइड करना, है ना। और बच्चों ये काम कुछ ऐसे करना होता है, कुछ इस तरह से करना होता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, मतलब प्रॉफिट भी हमें हो जाए और साथ ही साथ लोगों का भला भी हो जाए। अब मेरे को बताओ, लिकर पे ज्यादा टैक्स लगाया उन्होंने, लिकर पे ज्यादा टैक्स लगाया, तो इससे दोनों हो रहा है ना, मेरे को बताओ बीच का रास्ता है या नहीं है? सोसाइटी का भला हो रहा है ना इससे, लोग कम पिएंगे, खैर पीने वाले तो पिएंगे Yes, लेकिन sir. कम पिएंगे, बिल्कुल। यस सर। और दूसरा सोसाइटी Yes, का sir. भला हो रहा है और साथ में इनकम भी हो रही है, किसको? गवर्नमेंट को। देखो बीच का रास्ता है। और इसी तरह से खादी की बात में करूं, बेटा खादी पे अगर टैक्स कम कर दिया आपने
तो मेरे को बताओ, लोग इसको लेंगे ना, ये अच्छी चीज है, लोग ज्यादा परचेस करेंगे। यस सर। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ से इनकम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी भरपाई कहां से कर ली, लीकर से कर ली। ये कहा जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और ये एक बीच का रास्ता होता है, हमें इनकम कुछ ऐसे कमानी है कि जहां से इनकम हम ले सकते हैं। जो गलत चीजें हैं वहां से तो खूब इनकम ले लो, और जो सही चीज है, जो अच्छी चीजें हैं, जो सोसाइटी के लिए अच्छी है, वहां पे भाई टैक्स कम लो यार, वहां से इनकम ज्यादा मत लो, आप उनको ज्यादा मत आप एक्सप्लॉइट करो, है ना। ये सिचुएशन यहाँ पे हमें पढ़नी है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं बेटा, पढ़ो क्या लिखा है। Through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. दोनों के बीच का हमें एक बीच का रास्ता चाहिए। Government can reallocate resources of country through government country के resources को reallocate कर सकती है। resources मतलब इनकम को reallocate कर सकती है, कहां से कितनी इनकम जनरेट करवाई जाए इसको डिसाइड कर सकती है। कैसे? इसका एग्जांपल मैंने दिया है। कैसे? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं, जैसे सिगरेट एंड विस्की, लिकर बोल दो यहाँ पे, सिगरेट है, लिकर है, इन चीजों पे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा टैक्स लगाएगी। और ज्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा कि इनको इनकम भी हो जाएगी और इनका प्रोडक्शन डिस्करेज होगा, क्योंकि लोग डिमांड कम करेंगे, तो इसका प्रोडक्शन डिस्करेज होगा, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ इज डिस्करेज्ड थ्रू हैवी टैक्सेशन, ठीक है, ये होता है। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स जैसे कि खादी इज एनकरेज्ड थ्रू सब्सिडी। और जो बाकी दूसरी चीजें उन पे सब्सिडी दो, टैक्स कम लगाओ या टैक्स फ्री कर दो, उनको सब्सिडीज दो, सस्ता करो उन चीजों को, ताकि उनको ज्यादा ज्यादा लोग परचेज करें, है ना। तो पहला तरीका क्या है इनकम को रीअलोकेट करने का, और रीअलोकेट भी कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है जिससे हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, है ना। तो ये काम कैसे हो सकता है, अच्छे जो गुड्स है उन पे सब्सिडी दो, और जो इंजीरियस गुड्स है उन पे आप क्या करो, टैक्स लगा दो, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। बच्चों अब देखा जाए तो ये पॉइंट वैसे यहाँ बनता नहीं है, इसको चाहो तो एक पॉइंट अलग से बना सकते हो, फिर अपने जो 7 पॉइंट्स हो रहे हैं ये 8th पॉइंट हो जाएगा, चाहो तो इसको अलग से पॉइंट बना सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो यह वर्ड आया पब्लिक गुड्स। अब ये पब्लिक गुड का क्या मतलब है बच्चों, पब्लिक गुड्स में ऐसी चीजें आती हैं जो एसेंशियल है लोगों के जीने के लिए, सोसाइटी के चलने के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जैसे वाटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और बच्चों जैसे रेलवे हो गया, पब्लिक कन्वेंस, ये सब वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ही चलाती है, और यहीं से इनकम भी होती है, यहीं से गवर्नमेंट को इनकम भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने सुना होगा, आई थिंक सबने सुना ही होगा, हमारा रेलवे कितना ज्यादा घाटे में रहता है, हमेशा लॉस में रहता है रेलवे। सुना है सबने ये, जो इंडियन रेलवे है वो हमेशा ही लॉस में रहता है, रहता है या नहीं रहता? यस सर, यस रहता है। सर। बिल्कुल रहता है, तुमने सुना होगा। और Yes, क्यों sir. रहता है? क्योंकि बेटा रेलवे जो है एक पब्लिक सर्विस है, और पब्लिक सर्विस जो है वहां पे गवर्नमेंट को खर्च ज्यादा करना पड़ता है, इनकम कम होती है। रेलवे में जो लोग पैसा देते हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होता है, रेलवे को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए रेलवे हमेशा लॉस में रहता है। रेलवे को जो इनकम होती है ना वो सबसे बड़ी इनकम सिर्फ मालगाड़ियों से होती है, जो वैगन व्हील्स वाली होती है ना उनसे होती है ना, बाकी किससे नहीं होती। जो हमारी जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना उनसे बहुत मुट्ठी भर इनकम होती है। तो जैसे पब्लिक सर्विस है, इनकम यहां से आपको आएगी, लेकिन क्या आप इसको इनकम के लिए करते हो क्या? क्या पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विस को आप इनकम के लिए प्रोवाइड करवाते हो क्या? मुझे बताओ, क्या इनकम ऑब्जेक्टिव है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना, फिर भी स्टिल गवर्नमेंट को ये करना पड़ता है। तो ये भी रिलोकेशन में आता है कि आपको स्टिल पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है, इनकम भले हो या नहीं हो या कम हो, आपको वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, है ना। तो जरा पढ़ के देखते हैं एक बार क्या लिखा है, पढ़ो। सर थोड़ी सा प्राइस इंक्रीज भी तो कर सकते हैं गवर्नमेंट। बेटा कर सकते हैं, लेकिन फिर लोग धरने वरने देना शुरू कर देंगे ना, उनके सामने भी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना।
चलो एक बार पढ़ के देखो, बात समझ में आ जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो हमारे यहाँ जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं वो हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करें पब्लिक गुड्स का। अच्छा भाई, इसका रीजन क्या है? पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक गुड्स पे जो होने वाली इनकम है ना बच्चों, वो तो कम है गवर्नमेंट को। तो जब इनकम कम है तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी कैसे दे दे यार? प्रोडक्शन कैसे बढ़ा देगी? है ना, जब इनकम ही कम हो रही है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा? है ना। दीज आर दोज गुड्स, अब ये गुड्स कौन से होते हैं एक बार देखो। दीज आर दोज गुड्स which satisfy collective needs of people. Water supply and defense of country are important examples of public goods. ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे पब्लिक गुड्स में आते हैं और ये कलेक्टिवली हमें सेटिस्फाई करते हैं। क्या हमारे देश की जो मिलिट्री है, क्या वो सिर्फ हमारे पीएम की सुरक्षा करती है क्या? नहीं, वो हमारी पूरी कंट्री की सुरक्षा करती है। ये कलेक्टिवली सेटिस्फाई करती है आपको, है ना। पब्लिक गुड्स जो होते हैं, पब्लिक सर्विसेज, ये आपको कलेक्टिवली सेटिस्फाई करते हैं, है ना। आगे पढ़े। इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन। बच्चों ये बजट ही होता है जिसके जरिए फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू पीपल। ये बजट ही होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कोई बात नहीं, भले हमें लॉस हो रहा हो, भले हमें इनकम यहां से इतनी जनरेट नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी हम ये गुड्स सफिशिएंटली लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब भले मिलिट्री की तुम सोच लो, अगर मिलिट्री की अगर हम बात करें, क्या मिलिट्री के लिए कोई इनकम होती है क्या? क्या लोगों से पैसा मिलता है क्या गवर्नमेंट को मिलिट्री के नाम पे? नहीं मिलता, लेकिन खर्चा पूरा होता है ना। अभी कितनी बात चली थी 3-4 साल पहले, वो 1 रैंक 1 पेंशन, कितने लोग लड़ रहे थे मिलिट्री वाले, उसमें बहुत लड़ रहे थे, हम इतना करते हैं, हमें क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो। जबकि गवर्नमेंट की किसने नहीं सोची उस टाइम। एक गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा भाई, उनके पास फैक्ट्री थोड़ा है कि पैसा छाप लो। और पैसा ज्यादा कर देंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम खुद सोचो। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ज्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में हो जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, इन्फ्लेशन ले आता है ना। और इन्फ्लेशन आएगा तो फिर वही लोग जो धरना दे रहे थे ना, वही लोग बोलेंगे और महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ज्यादा पैसा भी गवर्नमेंट से मांगते हैं और महंगाई बढ़ जाए तो ब्लेम भी गवर्नमेंट को करते हैं। अब गवर्नमेंट की सिचुएशन तुम्हें समझ में आ रही होगी, है ना। तो जो रिसोर्सेज हैं उनका रीएलोकेशन कैसे होता है, याद रखना। टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, पहला पॉइंट इसके अंदर, और दूसरा पॉइंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये दोनों पॉइंट तुम्हें इसमें कंसिडर करने हैं, लिखने हैं। और कुछ इस तरह से हमें इनकम को एलोकेट करना है, कुछ इस तरह से करना है ताकि हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर। क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 बहुत छोटे छोटे और आसान आसान पॉइंट है, बहुत ज्यादा डिस्कस इस पे नहीं करेंगे, बहुत आसान से पॉइंट है। सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फटाफट पढ़ लो, बात समझ में आ जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। प्राइसेस में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे फ्लक्चुएशन होना, बहुत ज्यादा महंगाई का बढ़ जाना या बहुत ज्यादा सस्ताई हो जाना, जिसको हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बोलते हैं, है ना। वैसे ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये हमें पढ़ने को मिलेगा इन डिटेल। कहां पे? यूनिट नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 1 में नहीं, मैं अगर टोटल चैप्टर्स की बात करूं, चैप्टर नंबर 7 में जब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो वहां पे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, बिल्कुल वही फंडा लगा दो यहाँ पे जो मनी में लगाया था आपने, मनी वाला फंडा लगा दो। जब डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम है तो बच्चों इससे क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? ये देखो मैंने पॉइंट लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे कम कर देती है। और अगर उल्टा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, तो डिफ्लेशन आ जाता है ना। ये अभी बहुत ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार पढ़ लो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है लार्ज स्केल पे फ्लक्चुएशन होना। सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन इकोनॉमी। बच्चों ऐसे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो अनसर्टेनिटीज लेके आते हैं, कभी भी महंगाई बढ़ जाती है, कभी भी कम हो जाती है। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों याद रखें, गवर्नमेंट के पास यहां भी कंट्रोल करने का तरीका है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। ये दो चीजें ऐसी है जिनके जरिए गवर्नमेंट क्या कर देती है? इकोनॉमी को स्टेबल कर देती है। कैसे?
सब लोग याद कर लो, अभी के लिए रट्टा लगाओ, डिटेल में समझने का काम हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। रट्टा लगाओ सब लोग अभी के लिए कि जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपने खर्चे कम कर देती है, रिड्यूसिंग इट्स ऑन एक्सपेंडिचर। और इसका अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि जब गवर्नमेंट खर्चे कम करती है ना, तो गवर्नमेंट का खर्चा अल्टीमेटली लोगों के पास जाता है। तो जब गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करती है, लोगों के पास पैसा कम आता है, और लोगों के पास पैसा कम आता है तो वो डिमांड कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है ना। और दूसरा होता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन हो तो लोगों के पास पैसा बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम, फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है ताकि लोगों को खूब पैसा मिले। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट खर्चा करती है तो लोगों को पैसा क्यों मिलता है? ये बात सबको समझ में आ रही? अरे गवर्नमेंट ने एक ओवरब्रिज बनवाया, गवर्नमेंट ने एक ओवरब्रिज बनवाया, मुझे बताओ ओवरब्रिज कौन बनाता है? लेबर्स बनाते हैं ना, यस और नो? कौन बनाता है ओवरब्रिज? यस सर। लेबर्स sir. बनाते हैं। अब बच्चों जो लेबर्स है ना, उनको आप सैलरी देते हो ना, वेजेस दोगे ना? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल Yes, दोगे। sir. तो उनको इनकम हो गई ना, खर्चा गवर्नमेंट का और इनकम किसको हो गई? खर्चा गवर्नमेंट का और इनकम किसको हो गई? लेबर्स को। लेबर्स को। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, इससे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, उससे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और दूसरी चीज, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे तो उससे लोगों के पास पैसा कंट्रोल आ जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है ना। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। ये तो हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ का मतलब मैंने क्या बताया था, जब फटाफट बताओ, कौन सी ग्रोथ, किसमें ग्रोथ, जल्दी बताओ। जीडीपी। जीडीपी। कौन सा जीडीपी? जीडीपी में रियल जीडीपी, याद रखना, रियल रियल जीडीपी में इंक्रीज होना ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। और जीडीपी बढ़ने का मतलब पता है क्या है बच्चों? जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ना। और मुझे ये बता दो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा यार, जरा सोचो, अपना सोच का दायरा बढ़ाओ। प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है इकोनॉमी में? प्रोडक्शन बढ़ने के लिए सर रॉ ऐसा होना मटेरियल चाहिए सस्ते हो जाए। कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात। और सर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल निकलता, मान लो कि ये कोयला वगैरह ज्यादा कहाँ निकलता है, मान लो झारखंड में ये कोयला वगैरह ज्यादा होता है, उधर छत्तीसगढ़ झारखंड में ज्यादा निकलता है, और जो फैक्ट्रीज है वो पूरे इंडिया में फैली हुई है। अब मुझे बताओ कि वो कोयला वहां से यहाँ तक कैसे आएगा, या तो बाय रोड आएगा या रेलवे से आएगा, तो उसके लिए रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना भी जरूरी है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देते हो तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज, आप इनकरेज करो इंडस्ट्रीज को, लोग इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएं, अरे लोन सस्ते कर दो। लोन सस्ते करने से क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, लोन लेके वो इंडस्ट्रीज लगा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो रियल जीडीपी बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें करनी है, तो गवर्नमेंट बजट में ये बात ध्यान रखती है कि हमें आने वाले साल में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। तो ये काम कैसे होगा, जरा फटाफट से पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक सस्टेनेबल इंक्रीज, देखो सस्टेनेबल बोला है, सस्टेनेबल, यूं नहीं बोला है, टेम्परेरी नहीं बोला है हमने कि भाई थोड़ी देर के लिए ग्रोथ आई है, नहीं, एक सस्टेनेबल इंक्रीज रियल जीडीपी में बढ़ता है तो बढ़ता ही जा रहा है, भले 1000 से 1200 पे पहुंचो। मैं नहीं कह रहा कि 1000 यूनिट से 2000 यूनिट पे पहुंचो, नहीं, 1000 से 1200 पे पहुंचो, फिर उसके बाद 1400 पे, फिर 1600, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उसके बाद, है ना। रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी, budget can be an effective tool to ensure the economic growth in country। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बजट एक बहुत इफेक्टिव टूल हो सकता है ना। आगे बढ़े, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों ये काम कैसे हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है। वैसे ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, मुझे कौन बताएगा ये वाला वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बताओ भाई। सर एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी गुड, शाबाश। एक्सपेंडिचर मेथड में कहाँ पे बेटा? सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था बेटा, वो अलग था, है ना। गवर्नमेंट के जो बड़े खर्चे होते हैं जो आपके जीडीसीएफ में आते थे,
उसमें हमने पढ़ा था, उसका एक कंपोनेंट था, ये GDFCF का एक कंपोनेंट था, है ना, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और 2-3 हमने पढ़े थे, है ना। बच्चों एक काम करो, 10 मिनट्स की क्लास और है, फटाफट सब लोग रिज्वाइन कर लो बिना देरी किए, फटाफट आ जाओ जल्दी, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए क्लास को, है ना, फटाफट आ जाओ।